वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब की तैयारी। आज हम फिर से बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट जो हुआ था 2017 में। आज हम देखेंगे इसमें जो रिसेंटली पेपर हुआ था 30 अगस्त 2017 में और शिफ्ट नंबर फर्स्ट का। इसमें देखूंगा मैं बताऊंगा आपको जो जीके और से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इसमें जो पूछे गए थे, जिसमें जो पोर्शन होता है पहला जनरल नॉलेज और लॉजिकल नॉलेज का, उसमें जनरल नॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा। 20 क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन इसमें पोर्शन रहता है जनरल नॉलेज का। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताऊंगा ऑप्शन से, जो आपके आगे हेल्प कर पाएंगे, जो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास जो 20 क्वेश्चन है हमारे जनरल नॉलेज के, वो हमसे क्या क्या पूछे हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो कौन सा है। हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया, द रिवर दैट ऑरिजिनेट इन टीकमगढ़ इज ऑल्सो रेफर्ड एज पुष्पावती, द नेम इज ऑफ दिस रिवर इज। टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम है। हमारे ऑप्शन है पानवती, केन, चंबल, पहुज। तो इसको अगर आप नेट पे सर्च करेंगे या आपने कहीं पढ़ा होगा तो इसका जो आंसर सही है, राइट आंसर, वो क्या आएगा, पहुज। पहुज जो नदी है उसको क्या नाम से जाना जाता है, पुष्पावती नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करते हैं केन के बारे में, जहाँ ऑप्शन से मैं आपको बता देता हूँ कि केन का प्राचीन नाम क्या था। अगर हम बात करेंगे केन का, तो केन को किस नाम से जाना जाता था, कर्णावती। कर्णावती और स्वेनी, इसके दो नाम थे, कर्णावती और स्वेनी नाम से इसको जाना जाता था। अगर हम थर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो चंबल के बारे में अगर बात करेंगे, चंबल को किस नाम से जाना जाता है, चंबल को नाम से जाना जाता है चरमावती, पूर्णा और धर्मावती। मतलब कभी कभी हमसे ऐसे पुराने नाम, प्राचीन नाम भी पूछ लेता है नदियों के। बताइए कि नदियों को पुराने नाम से क्या जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम और एक ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, बेतवा नदी के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है कि बेतवा नदी की बताइए, बेतवा नदी को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था। तो बेतवा नदी को प्राचीन काल में नाम था उसका वेत्रवती नाम था, और शिव की पुत्री, शिव की पुत्री बेतवा नदी को ही कहा जाता है। हमसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए शिव की पुत्री किस नदी को बोला जाता है, तो बेतवा नदी को शिव की पुत्री कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। केरला के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ये 2017 का क्वेश्चन है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ओमेन चंडी, ए के एंटनी, पिनराई विजयन, वी एस अच्युतानंदन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो भी अभी जैसे 2017 में इसके जो सीएम थे वो कौन थे, पिनराई विजयन। वर्तमान में भी अभी भी केरला के सीएम हैं पिनराई विजयन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो इसके आसपास के और राज्य हैं उनके बारे में हम क्वेश्चन पूछता है कांस्टेबल में। हमने जी रिसेंटली आपने और वीडियोस देखे होंगे तो उसमें कभी कभी केरला के पूछेगा, कभी तमिलनाडु या केरला पौंडीचेरी के पूछता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कहाँ के हैं। ठीक है फ्रेंड, पौंडीचेरी के अगर हम सीएम की बात करेंगे तो पौंडीचेरी के जो सीएम है वो वर्तमान में कौन है, वो है एन रंगास्वामी जी। जो एन रंगास्वामी जी हैं वो भी पौंडीचेरी के सीएम हैं। हम बात करते हैं कर्नाटक की कौन है, विश्वराज बोमाई, विश्वराज बोमाई यहाँ कर्नाटक के सीएम है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की कौन है, एम के स्टालिन। एम के स्टालिन कहाँ के सीएम हैं अभी, जो एम के स्टालिन जी हैं वो कहाँ के सीएम हैं, तमिलनाडु के सीएम हैं एम के स्टालिन। अगर हम बात करते हैं यूपी की, जो यूपी के योगी आदित्यनाथ हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एमपी के शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना के कौन है, के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के अभी वर्तमान में सीएम है। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक काम कीजिएगा, जो हमारे 28 राज्य हैं वर्तमान में, आप उनको सारे जो सीएम हैं और उनके राज्यपाल हैं एक बार उनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमें कभी ना कभी ये क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया, ऑन विच डेट द मोदी गवर्नमेंट अनाउंस डिमोनेटाइजेशन। किस तारीख को मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। हमारे ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2016, 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 जी को मोदी जी ने विमुद्रीकरण होता क्या है, जो हमारे पास जो बाजार में जो नोट चल रहे हैं उनको वापस लिया गया था 8 नवंबर 2016 को। उसमें ये कहा गया था जो हमारे 500 और 1000 रुपये के जो नोट्स हैं वो आज के बाद प्रचलन में बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार चाहती थी जो बाजार में जाली नोट चल रहे हैं उन जो ओरिजिनल की जगह इसको हमारी जीडीपी में या हमारे जो कंट्रीज़ में ग्रोथ है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जाली नोट्स और काला धन और जाली नोटों को बंद करने के लिए ये मोदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था 8 नवंबर 2016 को। ये 500 जो 1000 के नोट हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, उनकी जगह दूसरे नोट लाए जाएंगे। इसी को विमुद्रीकरण कहा जाता है। ये मीडिया की एक छोटी भाषा है, मीडिया रूप में इसको विमुद्रीकरण कहा जाता है या फिर नोटबंदी कहा जाता है। आपने सभी ने सुनी होगी नोटबंदी हुई थी, कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को। इसमें जो मेन पर्पस था इसका करने का वो कौन सा था, काला धन वापस लाना है, काला धन की जो जमाखोरी लोगों ने की रखी उसको बंद करना है, और जाली नोट जो बाजार में चल रहे हैं प्रचलन में उसको जो बंद करना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट सॉट टू रिसॉल्व द हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस। निम्न समझौतों में किस एक ने हिंदू मुस्लिम मतभेदों को हल करने की मांग की थी। जो हमारा ऑप्शन है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन के होगा, हमारा ऑप्शन है लाहौर समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था 1915 में, जैसे देखेंगे आप 1915 में आपको सभी को पता होगा, जैसे कि लखनऊ समझौता हुआ था। उसमें क्या कहा गया था, उसमें क्या गया था कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो मतभेद हो गया था, या फिर जो आप कहिए कि दोनों अलग अलग हो गए, तो उनको वापस लाने का जो काम हुआ था वो कहाँ हुआ था, लखनऊ समझौता में ही हुआ था। ये कब हुआ था, 1915 से 1916 के बीच में ये लाहौर समझौता, लाहौर मतलब जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसी में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, मैं इसके ऑप्शन भी आपको बता देता हूं कि इसके जो ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या होगा। ये देखिए, जो पहला हमारे पास ऑप्शन है लाहौर समझौता, या लाहौर पैक्ट के बारे में आप देख रहे होंगे कि लाहौर समझौते में क्या हुआ था। तो लाहौर समझौता एक, लाहौर जो पाकिस्तान में राजधानी थी वहाँ पे एक अधिवेशन हुआ था लाहौर समझौता। उसमें काफ़ी निर्णय अलग अलग लिए गए थे, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी आगे, कैसे भारतीय जनता है उसको राजनीतिक एक जनाग्रह के रूप में आपको आंदोलन करना है, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई करनी है, इसमें मेन जो निर्णय लिए गए थे इसमें लिए गए थे। अगर हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की जो था गांधी इरविन समझौता की, उसमें आपने देखा होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद जो गांधी जी ने मना कर दिया था कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन में होने वाला था उसमें भाग नहीं लेंगे। इसके लिए गांधी और इरविन में एक समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। गांधी द्वारा जो शर्तें रखी गई थी कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, जो अपराधी बंदी हैं उनको छोड़कर। गांधी जी ने इसमें छोड़ दिया गया था, क्योंकि अपराधी बंदी में उन्हें जो भगत सिंह की और जो राजगुरु थे और इनको छोड़ करके जो और राजनीतिक बंदी हैं उनको ब्रिटेन सरकार रिहा करेगी। और अपना जो आंदोलन इन्होंने चलाया था, अभिनय सर्वज्ञ आंदोलन जो चलाया था उसको जो गांधी हैं उनको वापस कर लेंगे। और जो गांधी जी ने इनकी जो बात मानी थी अरविंद जी की, वो एक बातें थी जैसे कि भारतीय थे वो ब्रिटेन का सामान है उसका बहिष्कार नहीं करेंगे, और ऐसे कोई आपराधिक चीज़ें नहीं करेंगे जो ब्रिटेन सरकार को ज़्यादा आहत करे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था। पूना समझौता, आपको पूना पैक्ट आपको याद होगा। पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था। उसमें क्या गया था, जो अंबेडकर जी हैं उनको पहले अपने प्रत्यक्ष जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें डिमांड कर रहे थे जो दलित वर्ग के उनके लिए, परंतु जो उसके बाद पूना समझौता हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के में, उसमें क्या किया गया, जो संख्या थी दलित वर्ग की वो बढ़ा दी गई। पहले जो 81 थी उसको 148 कर दिया गया। पहले जो उसमें पूरे भारत में दी जा रही थी उनको सिर्फ 81 सीटें थी। जो अंबेडकर जी हैं उससे संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने इसको बढ़ाने की मांग की थी। उसके बाद इनको बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, विच फूड इज सेड टू बी एसोसिएट विद द रामायण। कौन सा दूध रामायण से संबंधित बताया गया है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बांधवगढ़ दुर्ग। बांधवगढ़ दुर्ग है वो रामायण क्षेत्र से या महाभारत उसके काल से बहुत काफ़ी पुराना ये दुर्ग है, उससे रिलेटेड माना जाता है। अगर आप बुक्स में देखेंगे या पढ़ेंगे या नेट पर सर्च करेंगे तो आपको राइट आंसर ये बांधवगढ़ दुर्ग बताएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 20th स्टेट ऑफ इंडिया। निम्न में से भारत का 28वां राज्य कौन सा है। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है गोरखालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, झारखंड। झारखंड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम वर्तमान में देखेंगे भारत में अभी कितने राज्य हैं, तो भारत में अभी टोटल कितने राज्य हैं, भारत में अभी टोटल राज्य की संख्या अगर देखेंगे तो अभी वर्तमान में 28 है, क्योंकि अभी जो 29 थी उसके बाद 28 रह गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश में मर्ज कर दिया गया है। क्योंकि जो 370 थी उसको हटने के बाद ऐसा हुआ है। 370 अगर हमसे कभी पूछता है कि भाई बताइए 370 कब हटाई गई थी, तो 370 कब हटाई गई थी, 5 अगस्त 2019 को। कब हटाई गई थी, 5 अगस्त 2019 को। हटाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी रह गई है, भारत में राज्यों की संख्या 28 रह गई है। अगर हम बात करेंगे भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान अभी 8 है, क्योंकि जो 26 जनवरी 2021 को क्या किया मोदी सरकार ने या भारतीय सरकार ने, जो दादर नागर हवेली, आपने नाम सुना होगा, दादर नागर हवेली और दमन एवं दीप को मर्ज कर दिया गया है। तो 9 से अब घट के संख्या कितनी रह गई है, 8। यानी कि भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नॉट एथोराइज्ड टू ओपन अकाउंट अंडर द जन धन योजना स्कीम। निम्न में से कौन सा बैंक जन धन योजना के तहत खाते खोलने के अधिकृत नहीं है। हमारे ऑप्शन है एचएसबीसी, आईडीबीआई, आईसीसीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, जो एचएसबीसी बैंक है, जो हमारे ये भारतीय बैंक नहीं है, एक एक्चुअली ये विदेशी बैंक है, इसलिए इसमें जो जनधन योजना के तहत जो योजनाएं चलती हैं गरीबों के लिए, जो मोदी सरकार ने इसको 2014-2015 के करीब इसको चालू किया गया था, जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए गए थे, जिसमें जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए एक योजना चलाई गई थी कि आप इसमें पैसा जमा करें तो आपका एक इंश्योरेंस टाइप सा हो जाएगा, जिसमें आपको मृत्यु पर या विकलांगता पर या किसी एक्सीडेंट होने पर आपको ये सहायता के रूप में पैसे मिलेगा। इसमें ये बैंक निर्णय कुछ किए गए थे जो सिर्फ भारतीय बैंकों को सिर्फ उन्हीं को लिया गया था। इसमें आरडीआई बैंक है, आईसीसीआई बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, इन सबको किया बताया गया था, यूको है, केरला बैंक है, इन सबको बताया गया था, लिस्टेड किया गया था कि आप इनको खाते खुलवाइए और जो योजना का लाभ है वो आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो एचएसबीसी बैंक है वो भारत की बैंक नहीं है, क्योंकि ये विदेशी बैंक है, सिर्फ इसकी यहाँ पर ब्रांच है, इसलिए इसको इसमें नहीं लिया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज अप्रॉक्सीमेटली सेकंड्स। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का वादन काल लगभग सेकंड होता है। हमारे ऑप्शन है 58, 52, 68, 75, 58, 52, 68, 75। जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 52। 52 सेकंड्स का मतलब होता है 50 सेकंड। 52 सेकंड से हमारा जो राष्ट्रगान होता है वो गाने का पूरा कार्यकाल होता है। जैसे जनगण मन अधिनायक जो आपने राष्ट्रगान है हमारे देश का, उसको अगर पूरा रूप से गाया जाता है या उसकी धुन बजाई जाती है, वो कितने समय तक बजाई या पूरा पूर्ण गाया जाएगा, वो 52 सेकंड तक है। ये इसमें निर्णायक इसमें समय है, वो समय सीमा इसकी कितनी है, 52 सेकंड की ही है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है गुजरी महल एंड ग्वालियर महल इन ग्वालियर वर बिल्ट बाय। ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल इनके द्वारा बनाए गए थे। हमारे ऑप्शन है मान सिंह तोमर, राजा भोज, राजा दुमाना, सिंधिया देवी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, राजा मान सिंह द्वारा 15वीं शताब्दी में, अब उनकी रानी थी 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी में उनकी रानी थी गुजरी, उनकी याद में एक महल बनाया गया था ग्वालियर में, उसको हम गुजरी महल करते हैं। आज जो अब वर्तमान में देखते हैं तो एक संग्रहालय है जिसमें जो पर्यटक आते हैं वो विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक, इसको 1922-1930 के करीब इसको विदेशी पर्यटकों के लिए अब भारतीय पर्यटकों इसको ओपन किया गया था, पर्यटन स्वरूप इसको बनाया गया है और आजकल ये हेरिटेज साइट्स है और ये सभी लोग इसमें घूम फिर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया व्हाट इज सॉन्ग इज टाइप ऑफ। सॉन्ग एक प्रकार का क्या है, परंपरागत भोजन, भाषा, लोकगीत, लोकनृत्य, रंगशाला। तो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, लैंग्वेज है, फोक म्यूजिक है, फोक डांस, थिएटर है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आपने नाम सुना होगा सॉन्ग, जो क्या है, एक लोक नृत्य रंगशाला है जो एमपी की है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा लोक नृत्य रंगशाला, मतलब कि डांस फॉर्म्स है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया अमजद अली खान इज फेमस एक्सपोनेंट ऑफ। अमजद अली खान इसके मशहूर प्रतिपादक है। हमारा ऑप्शन है सितार, वीणा, तबला और सरोद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सरोद। मतलब कि जो सरोद वादक हैं वो कौन है, अमजद अली खान इसमें जो सरोद वादक हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ अर्जुन अवार्ड 2015। निम्न में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2015 के प्राप्तकर्ता में एक नहीं है। हमारे ऑप्शन है दीपा कर्माकर, जिम्नास्टिक, जीतू राय, PRC जरेश, अनूप सिंह, कुश्ती। तो हमारे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अनूप सिंह जी हैं, उनको अभी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। जो 3 और अन्य व्यक्ति हैं, जो दीपा कर्माकर जी, आपने जो रियो ओलंपिक देखा होगा 2016 में, उसमें देखा होगा आपने कि इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो 4th नंबर पे ये जिम्नास्ट में रही थी, उनको ये दिया गया था अर्जुन पुरस्कार 2015 में। जीतू राय जी हैं जो निशानेबाजी हैं, उनको दिया गया था। PRC जी जो गोलकीपर हैं भारतीय हॉकी टीम के, वर्तमान में इन्होंने अभी जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनूप सिंह जी हैं, उनको भी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया पंडित रविशंकर वाज वेल नोन ऑफ हिज मास्टरी इन। पंडित रविशंकर इस क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारे ऑप्शन है सितार, वायलिन, बांसुरी, सरो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सितार। पंडित रविशंकर जी हैं जो कौन है, एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इसमें बताने को कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट इसको याद रखना पड़ेगा कि अमजद अली खान किससे रिलेटेड हैं या पंडित रविशंकर जी किससे रिलेटेड हैं। तो ये कौन है, एक प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, तीर्थराज इज द नेम ऑफ गिवन टू, तीर्थराज इस नाम इसे दिया गया है। हमारा ऑप्शन है अमरकंटक, ओरछा कस्बा, खजुराहो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो तीर्थराज का जो उपाधि दी गई है वो हमारे किस क्षेत्र में दी गई है? अमरकंटक। अमरकंटक में इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, काफ़ी सारी नदियों का उद्गम स्थल है का, इसलिए यहाँ पे काफ़ी पूज्य भी है, काफ़ी पर्यटन स्थल भी है। और एक आपने देखा होगा नर्मदा जी का जो मंदिर है वो यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए एक एमपी में इसको तीर्थराज की एक उपाधि दी गई है। अगर हम बात करते हैं भारतीय के तीर्थराज की उपाधि किसे दी है? भारत के रूप में देखेंगे, भारतीय रूप में, तो इंडिया में अगर देखेंगे तो उसको दी गई है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। यहाँ पे आपने सुना होगा जो गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम स्थल है, वहाँ को इलाहाबाद जो प्रयागराज आज हो गया वर्तमान में, तो उसको यहाँ पर प्रयागराज को जो भारतीय तीर्थराज की उपाधि प्राप्त है। और एमपी में किसको है? ये अमरकंटक को। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था, गैस दैट लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984 वाज, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? हमारे ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आप सभी को पता होगा कि 2 दिसंबर 1984 को एक भोपाल गैस त्रासदी के रूप में मनाया होता है। ये कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसके जो एक प्लांट था जो जो कीटाणु नाशक हैं, या फिर आप समझ लीजिए जो छिड़काव वाले होते हैं, जो हम छिड़कते हैं खेतों में, उसका जो जहरीली गैस थी वो सारे भोपाल में फैल गई थी। इसमें करीब 10 से 15 हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें ये गैस से रिसाव होने का कारण कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो जहरीली गैस है वो रिसाव हो गई थी, इसके कारण 15,000 के लोग करीब इसमें मारे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या हमारे पास। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, देवदत्त ट्रॉफी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, देवदत्त ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट। क्रिकेट से ही देवदत्त ट्रॉफी रिलेटेड है। ये देवदत्त ट्रॉफी किसके रूप में मनाई जाती है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि देवदत्त ट्रॉफी हमारे जो डी बी देवदत्त जी थे, जो हमें ग्रेट मैन और ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, क्रिकेट से रिलेटेड थे, क्रिकेट के प्लेयर थे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है देवदत्त ट्रॉफी। अगर हम इसमें क्या होता है, इसमें नॉकआउट मुकाबला रहता है, जो लिस्ट ए क्रिकेट मतलब कि डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न है, उसमें इंडिया भी ये टीमें खेलती हैं, और ये किसके नाम पर है? देवदत्त, जो डी बी देवदत्त थे उनके नाम से रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, 24th अमेंडमेंट डील्स विद, 24वां संशोधन इससे संबंधित राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, अनुसूचित जाति और जनजाति, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, द प्रेसिडेंट्स। तो हमारा जो राइट आंसर है आपको सभी को पता था, काफ़ी फेमस ये है। जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1961 के करीब, 1971 के करीब इसको किया गया था। 24 संविधान संशोधन इसमें हुआ था। इसमें बात जो की गई थी मूलभूत अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के बारे में आप इसमें बात की गई थी, जिसमें हमें संशोधन किया गया था 13 अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में। मान्यता संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, इसमें ये बताए गए थे। और इसमें बताया गया था कि भारतीय जो नागरिक हैं वो किस किस मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को लेकर प्राप्त करते हैं। इसमें देखा गया था इस तरीके के 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वर्तमान में, उनको देखा गया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अधिकार, या सांस्कृतिक अपनी संस्कृति के लिए अधिकार, या संवैधानिक समानता का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार या आप बात करेंगे या फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें प्राप्त हैं, या मतलब कि भारतीय नागरिकों को भी वर्तमान में प्राप्त है। जो 7वां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया है, और इसलिए इसमें अभी वर्तमान में सिर्फ 6 हमारे पास मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर बात करते हैं, ये कभी कभी पूछ लेता, बताइए कि जो मौलिक अधिकार की जो आइडियाज़ है वो कहाँ से लिया गया था। तो इसे कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से इसको लिया गया था, जो अभी हमारे संविधान में इसको वर्णित है। अगर अनुच्छेद 13 में अगर देखेंगे तो इसमें क्या दिया जाता है, इसमें संविधान के बारे में दिया जाता है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय नागरिकों को क्या है। और 368 में देखते हैं कि इसमें जो संशोधन कर सकता है, मतलब कि संसद इसमें क्या संशोधन करता है, और जो न्यायालय है वो इसको क्या बता सकता है कि भाई आपने जो संशोधन किया है, वर्णित करता है कि जो सही है कि नहीं है, वो इसका डिसीजन लेता है। संसद केवल उसी संशोधन कर सकता है संविधान में जो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को बनाए रखे, उसका बहिष्कार या उसको किसी प्रकार की चोट ना पहुँचाए, ये इसका वर्णित करने का कार्य किसका? ये सब न्यायालय करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी। ऑप्शन है बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन, भारतीय समाज के सेवक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा और लैंड लॉर्ड्स सोसाइटी। जो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आपने देखा होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किसकी स्थापना की थी? भारतीय समाज सेवा, मतलब कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की। ये कब की थी? ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की इन्होंने स्थापना की थी 1905। इसमें क्या गया था, जो नौजवान थे उनमें उनके लिए ये स्थापना की थी ताकि वो सार्वजनिक जीवन और शिक्षा के प्रति अग्रसर हों। उनको ये क्या किया जाता, 100 रुपये की एक राशि दी जाती थी उनको, ताकि वो इसमें आएँ और अब देखें कि भाई जो अंग्रेज हमारे अत्याचार कर रहे हैं या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और उसको एक जागृति के रूप में इनको जोड़ा जा रहा था नौजवानों को, कि वो जहाँ पे जुड़ें और अपनी भारतीय मूल संस्कृति को जानें और शिक्षा के प्रति जागरूक हों, अपने देश के प्रति, उनमें देशभक्ति के प्रति जागरण के लिए ये भारतीय समाज सेवा मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगर हम बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? अगर बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की थी 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग। अगर हमारे पास ज़्यादातर ऑप्शन किस में पूछा जाता है, फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा में पूछा जाता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ये एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा, ऐसी समझ लीजिए, उसी की तरह का एक था। अगर हम बात करते थर्ड ऑप्शन की, जैसे पूर्णा सार्वजनिक सभा, पूर्णा सार्वजनिक सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी महादेव गोविंद रनाडे जी ने। जी कब की गई थी? ये की गई थी 1870 मतलब 1870 में इसकी स्थापना की गई थी। राजनीतिक चेतना के रूप में या समाज सुधार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी की, इसकी स्थापना अगर देखेंगे, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा। तो द्वारकानाथ टैगोर जी थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मूलभूत अधिकारों भारत के संविधान को किस भाग में शामिल किया गया? हमारे ऑप्शन है 3, 4, 2, 8, 3, 4, 2, 8। जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 3। भाग 3 में इसको बताया गया है। जैसे मैं अभी पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि मूलभूत अधिकार कितने हैं, जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता और जो रिलेटेड हैं हमारे संविधान उपचार या सबके जो अधिकार हमको भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, उनमें सब बताया गया है कि भारत कितना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। सबके जो अधिकारों के बारे में बात की गई है वो किस में की गई है? भारतीय संविधान के भाग 3 में। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 द विच स्टेट हैज फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश में किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन के अनुसार, और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो आएगा एमपी में ही सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है, मतलब कि जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, या नंबर ऑफ एरिया के हिसाब से देखा जाएगा तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और इस किसकी रिपोर्ट के अनुसार है? भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट सारे क्वेश्चन आज खत्म हो गए हैं, जो हमने 20 क्वेश्चन देखे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ मैं। जो हमारा नेक्स्ट अभी ऑप्शन जो पेपर है होने वाला है अक्टूबर नवंबर है। आई होप 5 से 10 दिन में इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और लास्ट अक्टूबर या 1 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर तब तक के लिए गुड लक, और जब तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।